बरकट्टा विधायक अमित यादव ने झारखंड विधानसभा में एक सवाल उठाया। सवाल शिक्षा से जुड़ा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज है, इस कॉलेज में छात्रों ने एडमिशन लिया। इस बार तो खैर नहीं हुआ, लेकिन एडमिशन कुछ लोगों ने लिया। लेकिन न स्कूल में प्रिंसिपल है, न टीचर है, कुछ भी नहीं है इस कॉलेज में। तो ऐसे में इन छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है? जिस पर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, चूंकि शिक्षा में अभी तकनीकी शिक्षा मंत्री भी वही है, हायर शिक्षा मंत्री भी वही है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला है कि अमित यादव सवाल पूछते हैं ड्रामेबाजी के पूरे एकदम तरीके से, बढ़िया ड्रामा करते हैं। बहरहाल ये सवाल अमित यादव का, ये सवाल छात्रों का नहीं। छात्र अगर ये सवाल पूछते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि भाई इसको लेकर के नियमावली वगैरह सब कुछ तैयार हो रही है, समय लगेगा थोड़ा सा। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर छात्र के गार्जियन चाहे, छात्र चाहे, तो निकटवर्ती जो स्कूल होगा, जो चल रहा है कॉलेज होगा, वहां पर इनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जिसके बाद फिर से अमित यादव खड़े हुए कि भाई छात्रों को आपने बताया था नियमावली के बारे में, अब तो एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? तो ये पूरा डिस्कशन आपको देखने चाहिए शिक्षा को लेकर के, कैसे बीजेपी के विधायक और जेएमएम कोटे के मंत्री भिड़ गए। कि 2014 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी झारखंड में, तो पूरे राज्य में 81 विधानसभा में 81 डिग्री कॉलेज और 81 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए थे अध्यक्ष महोदय। और 81 के 81 डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार है अध्यक्ष महोदय। इसमें गंभीर विषय जो है कि 2024 में हमारे यहाँ बरकट्टा में जो कॉलेज है डिग्री कॉलेज, उसमें नामांकन ले लिया गया अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है आसन से कि जब कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, तो आप बच्चों का एडमिशन कॉलेज में लेकर के उन बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे अध्यक्ष महोदय। या तो अगर आपके पास क्षमता नहीं था तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, और अगर आपने एडमिशन लिया तो वहां पे लेक्चरल देना चाहिए था अध्यक्ष महोदय। आज के दिन में जो भी बच्चे वहां पे एडमिशन लिए, एक दिन भी कॉलेज नहीं जा पाए अध्यक्ष महोदय। इतना गंभीर मामला है। इसमें अध्यक्ष महोदय सरकार का जवाब आया है कि वहां पे प्रिंसिपल की बहाली कर दी गई, प्रिंसिपल क्लास ले रहा है। अध्यक्ष महोदय आप बताइए, प्रैक्टिकल जीवन में आप बताइए अध्यक्ष महोदय, कि एक प्रिंसिपल अगर बहाली कहीं पे ले लिया हो गया कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, तो एक डिग्री कॉलेज एक प्रिंसिपल के माध्यम से पढ़ा भी सकता है और सरकारी कार्यक्रम, कागज पत्तर, एडमिनिस्ट्रेशन, झाड़ू पोछा, बाथरूम, लैट्रिन सब साफ कर सकता है। वो सिर्फ एक प्रिंसिपल कर सकता है। हम लोग उत्तर ले लेते हैं, ले लीजिए माननीय मंत्री जी। घंटी आधारित कभी हो, कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक बरकट्टा बड़े नाटकीय अंदाज में चीजों की प्रस्तुति करने में बहुत माहिर है। बड़ा नाटकीय अंदाज में प्रस्तुति करते हैं, लगता है जैसे रंगमंच पर नाटक का मंचन हो रहा हो। मान्यवर, होता क्या है, बहाली की प्रक्रिया इस राज्य में कैसे होती है वह इस सदन ने देखा है, इस सभा सौध ने देखा है, और यह भी देखा है कि हर मिनट में सीबीआई जांच और कोर्ट तक जाने की धमकी देने वाले इस प्रतिपक्ष ने इस राज्य की बेहतरी के लिए कहां कहां रोड़े अटकाए हैं, उसका भी गवाह यह सदन रहा है। वास्तव में यह बात सही है कि उच्च शिक्षा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। माननीय विधायक सदन में आते हैं, बिल्डिंग जब बनकर पूर्ण हो गई है तो यह दबाव पड़ता है कि आप कॉलेज कैसे भी चालू करा दीजिए। संबंधित शिक्षा मंत्री भी यह देखते हैं कि माननीय विधायक के क्षेत्र का मसला है, चीजों को निरंतरता दे देनी चाहिए। अब निरंतरता दे देने के लिए अगर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का फीसद हमारे पास जो सैंक्शनिंग स्ट्रेंथ है 100 और उसके जगह अगर 30 है तो उसी में बांट के देंगे। यही परिस्थितियां बनी। पिछले कार्यकाल में भवन पूर्ण होने के बाद इस बात का दबाव था कि कैसे भी करके चालू कर देना है। प्रभारी प्राचार्य की एक नियुक्ति की गई, कुछ बच्चों ने दाखिला लिया, लेकिन सर आप भी और ये सदन भी इस बात को पूरी गंभीरता से जानता है कि या शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या यह आसन भी अगर चाह लेगा कि हमको 3 महीने के अंदर बहाली कर देना, तो वो संभव नहीं है। तो हम इतना ही कहेंगे कि इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा है, 2014 से बनते हुए अगर 2025 हो गया है तो 1 आध साल और इंतजार कर लीजिए। सरकार ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है कि रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, और रिस्ट्रक्चरिंग करके जितनी जल्दी होगा जेपीएससी को अधियाचना भेजकर वहां पर शिक्षकों की बहाली कराएंगे और बच्चों का पठन पाठन निरंतर और सुचारू कराएंगे। आपके माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत ही अच्छा रहा। कानूनी प्रक्रिया, संविधान, नियमावली, किसी चीज को छिपाए नहीं। नहीं वही तो बोल रहा सही बात नियमावली आपको आप तक नियमावली के पहुंचाए। साथ सही। सीबीआई के साथ सब कैसे बहाली होता है उन्होंने बताया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि नियमावली, प्रक्रिया, सब कुछ ये प्रोसेस सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बच्चे का एडमिशन हुआ अध्यक्ष महोदय, उनको आपने क्या नियमावली बताया था क्या पहले कि आपको इस नियम से गुजरना पड़ेगा? सरकार की ये व्यथा है, विपक्ष का ये व्यथा है, अमित यादव जी का ये व्यथा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये व्यथा है। उन बच्चों का क्या गलती था अध्यक्ष महोदय जिसका आपने एडमिशन कराया? उनको तो नियमावली से कोई लेना देना नहीं है। आज राज्य में बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, भारत सरकार दोषी है, राज्य सरकार दोषी है, लेकिन हमारे राज्य के बच्चे, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। आज जिसका एडमिशन लिया गया वो हमारे राज्य के बच्चे हैं, उसका पठन पाठन कैसे हो, ये सरकार का जिम्मेवारी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये हम सभी की जिम्मेवारी है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी जायज चिंता माननीय बरकट्ठा विधायक ने की है। कोई तत्कालीन व्यवस्था अगर हो। सरकार के उत्तर ने यह स्पष्ट किया है कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति की गई। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि अगर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपेक्षित संख्या में न हो तो शिक्षा प्रभावित होती है। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि माननीय विधायक के जगह उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र के अभिभावकों का यह प्रस्ताव आए तो हम उनको निकटवर्ती विद्यालय में स्थानांतरित करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, यह प्रश्न तो बच्चों का नहीं था, यह प्रश्न इस सदन का था। फाइनेंस के रूल ये कहते हैं कि बगैर केंद्रांश के सरकारें राज्यांश विमुक्त नहीं कर सकती। इस सदन में कल मैंने चुनौती देकर कहा था मान्यवर कि जो आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो आप सप्रमाण दीजिए, और आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप एक शिष्टमंडल बनाकर चलिए दिल्ली, जाकर भारत सरकार के समक्ष हम आंकड़ों को रखते हैं, उनसे की गई डिमांड्स को रखते हैं, और अगर वहां से ये निर्देश मिलता है कि हमारे आंकड़े गलत है तब आप इस बात को बोलिएगा। आज स्थिति यह है मान्यवर कि पिछले 2 वर्षों से केंद्रांश का पैसा नहीं मिला। फाइनेंस के रूल हमको इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि अगर केंद्रांश नहीं है तो हम राज्यांश नहीं दे सकते हैं। इस बात को कहेंगे ये, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से समस्याएं हैं। ये राज्य जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। वो बच्चे पढ़ने वाले जितने आपके हैं उतने ही हमारे हैं। हम भी चिंतित हैं इस बात से, लेकिन सवाल इस सदन में समाधान खोजने का होना चाहिए। सवाल इस सदन में परिस्थितियों को बड़ा बनाकर और सरकार के ऊपर दोषारोपण का नहीं होना चाहिए। समाधान ये होना चाहिए था कि वहां पर एक प्रभारी प्राचार्य है, कुछ कर्मचारियों का, कुछ शिक्षकेतर कर्मचारियों का, शिक्षकों का पदस्थापन कराकर उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाए। और मैं आपको आग्रह करता हूं, भले माननीय विधायक ने इस बात को नहीं कहा है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से उनको ही आश्वस्त करता हूं कि विशेष रूप से इस कॉलेज को हम लोग देखेंगे और वहां पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की अतिरिक्त बहाली करके उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।